प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी विषय में हम 12वीं कक्षा में पढ़ रहे थे काव्य भाग, और काव्य भाग में प्यारे बच्चों हम पढ़ रहे थे पतंग कविता। आपको पता है कि हमने इससे पहले वीडियो में प्यारे बच्चों पतंग कविता के बारे में आपको समझाया था, और हमने किस तरह से बच्चों की जो बाल सुलभ दुनिया है या बाल सुलभ जो इच्छाएं होती हैं, उमंग होती हैं, उनके बारे में हमने आपको समझाया। यानी कि यह कविता पतंग आलोक धनवा की बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है। इसमें बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए विभिन्न परिवर्तनों का अभिव्यक्त करने के लिए कवि ने विभिन्न बिंबों का प्रयोग सहज रूप से किया है। प्यारे बच्चों, पतंग बच्चों की उमंग का रंग बिरंगा सपना होता है। इस कविता में शरद ऋतु आने वाली है और शरद ऋतु का स्वागत हो रहा है, शरद ऋतु का मानवीकरण हो रहा है, और जो भादो है अर्थात वर्षा ऋतु चली गई है। आसमान पूरी तरह से साफ है और बच्चों की जो दुनिया है उसमें चारों तरफ देखने से तितलियों की रंग बिरंगी दुनिया बहुत सुंदर लग रही है। प्यारे बच्चों, हमने आपको पहले ये पैरा पढ़ा दिया था, लेकिन फिर भी एक बार हम दोबारा से व्याख्या करते हैं। सबसे तेज बौछारें चली गई हैं, भादो गया। इसका मतलब वर्षा ऋतु चली गई है, सवेरा हुआ है, ऐसा लगता है जैसे सवेरा हो गया है, अर्थात अंधेरी काली रात चली गई है। ये प्रतीकात्मकता है, यानी कि जो सवेरा है वह शरद ऋतु का प्रतीक बना हुआ है। मौसम आसमान पूरी तरह से साफ। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा उपमा अलंकार का। कवि कहता है कि खरगोश की आंखों के समान लाल सवेरा, बहुत सुंदर सवेरा निकल रहा है। शरद आया पुलों को पार करते हुए, बच्चों के माध्यम से शरद जो है वह विभिन्न कठिनाइयों को पार करते हुए अपने मुकाम पर पहुंच रहा है। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, बच्चों के माध्यम से अपनी नई चमकीली साइकिल को तेज चलाते हुए, देखो साइकिल कैसे लिखा जाता है, कई बार आप ई बड़ी कर देते हो, सा ई बड़ी कर देते हो, छोटी आती बेटा। चलती अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से, बहुत तेजी से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, अपने चमकीले अर्थात चारों तरफ प्रकृति में वातावरण साफ सुथरा हो गया है। पतंग उड़ान वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए, चमकदार इशारों से बुला रहा है, और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, बच्चे आकाश को इतना मुलायम बना देते हैं कि पतंग ऊपर उड़ सके। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए ये, पतंग ऊपर उड़ सके, दुनिया की सबसे पतली, हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया की सबसे पतला कागज उड़ सके, ऐसी दुनिया बन जाती है, ऐसा मौसम बन जाता है, ऐसा वातावरण बन जाता है। बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके कि शुरू हो सके सीटियों, बच्चों की सीटियां शुरू हो सके, इसलिए शरद ऋतु आई है। किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक कोमल मृदुल दुनिया हो सके आस के। प्यारे बच्चों, पतंग कविता के माध्यम से हमने इससे पहले वीडियो में यहाँ तक पढ़ा, और हम अब आगे चलते हैं, इम्पोर्टेंट पैरा पढ़ रहे हैं। बच्चों के माध्यम से बच्चों की तरफ इशारा करते हुए कवि कहता है कि बच्चे जो होते हैं वे ऐसा लगता है जन्म से ही अपने साथ लाते हैं कपास। देखो प्यारे बच्चों, कवि जब कल्पना करता है तो कह रहा है कि जब मौसम साफ होता है, वातावरण बिल्कुल साफ होता है, शरद ऋतु आ जाती है, तो बच्चे जब आकाश में पतंग उड़ा रहे हैं तो ऐसा लगता है उनके पैर ऐसे, मतलब एक प्रकार से जो कल्पना से भी दूर, बहुत ही एक प्रसन्नता के साथ, उल्लास के साथ, जैसे पैरों में स्प्रिंग हो, ऐसे उठने लग जाते हैं। तब कवि कहता है ऐसा लगता है जैसे वे बचपन से ही जन्म के साथ ही अपने साथ कपास पैरों के लगा कर के लाते हैं, क्योंकि कपास मुलायम होती है, कॉटन होती है, उसमें पृथ्वी घूमती आती है। देखो मानवीकरण है, पृथ्वी स्वयं घूमती हुई उनके पैरों के, बेचैन पैरों के पास आती है, यानी कि पृथ्वी स्वयं बेचैन पैरों के पास, व्याकुल पैरों के पास। यानी कि बच्चे स्वयं दौड़ते हैं पृथ्वी को नापते हुए, लेकिन
पृथ्वी को मापते नापते बच्चे स्वयं दौड़ रहे हैं, लेकिन नहीं, कल्पना कवि की देखिए, पृथ्वी घूमती हुई, पृथ्वी घूमती, बड़ा ऊ की मात्रा, अक्सर बच्चा छोटा ऊ की मात्रा करता है, आती उनके बेचैन जो व्याकुल पैरों के पास स्वयं। जब वे दौड़ते हैं बेसुध होकर के, जब वे बेसुध होकर के धरती पर दौड़ते हैं, जब वे दौड़ते हैं बेसुध होकर के, तब छतों को नरम बनाते हुए, छतों को और अधिक कोमल बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, दिशाओं को ढोल की तरह से छतों को नरम बना देते हैं। छतें नरम नहीं होती है, बना देते हैं, कहता है, क्योंकि उनकी मन की भावनाएं ऐसे चल रही हैं। छतों को नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हैं, पेंग भरता है, मृग भरता है, हिरन भरता है, ऐसे बच्चे भर रहे हैं। कवि कहता है कि जब वे पेंग भरते हुए चले जाते हैं, कूदते हैं छतों पर, डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर डालियों की तरह बड़े लचीले वेग से उनके शरीर में लचीलापन होता है, उससे वे प्राय जब चलते हैं, उड़ते हैं, बच्चे एक प्रकार से उड़ने लग जाते हैं, पेंग भरने लग जाते हैं। तब कवि कहता है छतों के खतरनाक किनारों तक, जब छतों का जो खतरनाक किनारा होता है वहाँ तक, उस समय उनको कवि कहता है कि छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें, यानी कि खतरनाक किनारों से गिरने से उसी समय वे और बच जाते हैं, जितने खतरे आते हैं उनसे और अधिक बच जाते हैं। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें गिरने से बचा देता है। क्या? सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत, जो बच्चों के अंदर रोमांच भरा हुआ है, प्रसन्नता भरी हुई है, खेल के प्रति जो भाव भरा हुआ है, जो मन में उत्साह भरा हुआ है, वह उसे गिरने से बचा लेता है। जब वे पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं, पतंगों के साथ उनके भाव भी धड़कते हैं और पतंगों की भी ऊंचाइयां धड़कती हैं, थाम लेती हैं, महज बस केवल एक धागे के साथ। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। कवि की कल्पना है, कवि कहता है कि मानो ऐसा लगता है कि जैसे पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं, अपने रंध्रों के सहारे, अपने शरीर के रोम जो छिद्र हैं उनके सहारे वे उड़ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक ये पैरा है, और यहाँ पैरे का जो प्रश्न है वो बनते हैं कि हम देखते हैं, पहला इसका प्रश्न है कि जन्म से लेकर आते हैं 7वें कपास, जैसे ये पंक्ति है, जैसे ये पंक्ति है, जन्म से लाते हैं कपास, इस लाइन का यानी कि कवि कहता है कि जैसे कि क्या समझाता है, इससे बच्चों का क्या संबंध है, ये प्रश्न बनता है, इससे बच्चों का क्या संबंध बनता है। जन्म से भी अपने साथ लाते हैं कपास, इससे क्या संबंध बनता है? तो इसका आंसर देंगे हम, बच्चे जन्म से ही जो शरारती होते हैं, उनका मन उत्साह से भरा हुआ होता है, खेल के प्रति उनका भाव बड़ा पावन होता है, वे चोट खरोच आदि सहने के आदी होते हैं, यानी कि बच्चों के चोट लग जाए तो ठीक जल्दी हो जाती है, उनके शरीर में इतना लचीलापन और चोट रोधी गुण होता है, चोट लगने के बाद भी ज़्यादा महसूस नहीं करते गुण होता है, किसी भी चीज़ से टकराने पर उन्हें बहुत कम चोट लगती है। इस प्रकार प्यारे बच्चों, इसका दूसरा प्रश्न है छतों का भी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पैरा है, मैं आपको बता देता हूँ, ये परीक्षा में काफ़ी बार आया हुआ है ये पैरा। अगला प्रश्न है कि छतों को भी नरम बनाते हुए काव्य पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। बच्चे कठोर छतों पर इतनी जोर से छलांगे लगाते हैं मानो वे छतें उन्हें कोमल नरम प्रतीत होती हैं, और जब उनके गुदगदे शरीर छतों से टकराते हैं तो शरीरों के स्पर्श पाकर छतें और अधिक नरम
हो जाती हैं, नरम हो जाती हैं। अगला है छतों के खतरनाक किनारों से बच्चे कैसे बच जाते हैं। छतों के खतरनाक किनारों से बच्चे कैसे बच जाते हैं। छतों के खतरनाक किनारों से खेलते हुए बच्चों को प्राय दीवार से गिरने का भय होता है। दीवार से ज़्यादा नज़दीक वे किनारों पर चले जाते हैं। वे बेसुधी से प्राय अपने शरीर को लहराते हुए छतों के किनारों के पास चले जाते हैं, परंतु उनके शरीर का जोश और खेल के प्रति जो मन है, भाव बना हुआ है, संगीत उसकी रक्षा कर देता है। इसका जैसे अगला प्रश्न है, सौंदर्य बोध के बहुत प्रश्न बनते हैं प्यारे बच्चों, सौंदर्य बोध के बहुत बनेंगे। दृश्य सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। इस पद्यांश में पतंग उड़ाते बच्चों की बेसुध मस्ती साकार हो उठी है। उनकी लयात्मक गति, उनको झूलता हुआ शरीर, लचीला वेग, रोमांचित शरीर पतंग उड़ाते बच्चों की तरह तरंग को प्रकट करने में पूरी तरह समर्थ है। जैसे कि कपास के विशिष्ट प्रयोग का सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। कपास के विशिष्ट प्रयोग का सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, तो आप इसका आंसर लिखेंगे। कपास का प्रयोग विशिष्ट है, यह बच्चों के शरीर को की दुर्लभ लोच, नरमी, सहनशीलता और कष्ट रोधी शक्ति को सहन करता है। इसके बाद में इसमें मानवीकरण अलंकार का प्रयोग, जैसे इसमें कविता में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग पर प्रकाश डालिए, प्रश्न बनेगा। तो इसमें मानवीकरण अलंकार का प्रयोग बहुत सुंदर बन पड़ा है। जैसे मैंने आपको बीच बीच में बताया भी था यहाँ पर, जैसे पृथ्वी घूमती हुई आती उनके बेचैन पैरों के पास। पृथ्वी थोड़ी घूमती है, यानी कि स्वयं पृथ्वी को घुमा दिया कवि ने, उनके बेचैन पैरों के पास चली आती है। दिशाओं को वे मृदंग की तरह, ढोल की तरह बजाते हैं। बच्चों की धड़कती ऊंचाइयाँ उन्हें थाम लेती है। ये पतंगों की धड़कती ऊंचाइयाँ उन्हें थाम लेती हैं। तो पतंगों की ऊंचाइयाँ धड़कती थोड़ी होती हैं। तो ये सब बातें प्यारे बच्चों ऐसा लगता है जैसे मानवीकरण बना दिया गया हो। तो इस प्रकार से और भी सारे पतंगों की धड़कती ऊंचाइयों का प्रयोग सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, ये से प्रश्न बहुत आते हैं। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयों का प्रयोग सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, बहुत आते हैं ऐसे प्रश्न। तो इसमें बताएंगे कि पतंगों की धड़कती ऊंचाइयों में धड़कती विशेषण का प्रयोग विशिष्ट है। धड़कती विशेषण होता है और एडजेक्टिव होता है। इसमें पतंग का निरंतर ऊंचे उठते चले जाना प्रकट हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। शिल्प सौंदर्य, व्याकरणिक सौंदर्य। इसमें व्याकरणिक सौंदर्य तो हमने आपको पहले ही बताया था। इसमें सुंदर सूक्ष्म उपमाओं का प्रयोग है। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, पेंग भरते हुए, बहुत सारे जो है ना, इसमें दृश्य बिंब का प्रयोग हुआ है। ये बात आपको याद रखनी है। दृश्य बिंब यानी कि कहाँ पर हुआ है। पृथ्वी घूमती हुई आती है, जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों के खतरनाक किनारों पर, पतंगों की धड़कते हुए ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। स्पर्श बिंब छतों को नरम बनाते हुए, श्रव्य बिंब दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। ये बिंब होते हैं, जहाँ दिखाई देता है, जहाँ स्वर्ण होता है, जहाँ स्पर्श होता है। ये 3-4 प्रकार के बिंब होते हैं प्यारे बच्चों। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम और आगे करते हैं इन प्रश्नों को, इस पहरे को पूरा करते हैं। और देखिए यहाँ पर आ गए थे हम, और आगे कवि कहता है कि अगर पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे, अपने छिद्रों के सहारे, अगर वे कभी गिरते हैं, इम्पोर्टेंट बात, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों पर और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने क्या करते हैं, आते हैं। पृथ्वी और तेज घूमती हुई आती है। देखो यहाँ पर ये कहना चाहता है कवि, अगर वे कभी गिरते हुए छतों के खतरनाक किनारों से बच भी जाते हैं तो वे निडर और ज़्यादा हो जाते हैं। बचने के बाद वे भयभीत नहीं होते हैं, निडर होते हैं। कौन? बच्चे।
सुनहले सूरज के सामने, प्रकाश के सामने, पूरा सूरज तो सुनहला ही है, चमकीला है, प्रकाशवान है। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। पृथ्वी बेचैन पैरों के पास खुद ब खुद चली हुई आ जाती है उनके पैरों के पास। तो प्यारे बच्चों, इसके जो प्रश्न हैं वे बनते हैं कि किस तरह से हम देखेंगे कि जैसे कि कौन है जो पतंगों के सहारे उड़ रहे हैं और कैसे उड़ रहे हैं, ये प्रश्न बनता है इसमें। देखो, इसमें बताएंगे हम कि इसमें कि छतों को खेलते बच्चे पतंगों के साथ खुद भी मानो कल्पना के आकाश में उड़ रहे हैं। वे अपने शरीर शेरंदों से निकलने वाले उत्साह और संगीत के साथ सहारे से उड़ रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, गिरकर बचने पर बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब बच्चे गिरकर भी बच जाते हैं तो वे निडर हो जाते हैं, तब वे खुले आसमान में तपते हुए सूरज के सामने आ जाते हैं। इससे मतलब ये हुआ कि किसी भी विपत्ति और कष्ट का सामना करने के लिए वे हमेशा तैयार रहते हैं। इसके बाद में सुनहले सूरज के सामने आने का आशय स्पष्ट कीजिए। सुनहले सूरज के सामने आने का आशय है सूरज जैसे तेज से युक्त होकर क्रियाशील होना, गली मोहल्ले में खेल कूद कर उधम मचाना, ये सब बातें। इसके बाद में इस पैरे में से हम एक प्रश्न और भी देखते हैं प्यारे बच्चों, अंतिम प्रश्न, जैसे कि पृथ्वी बच्चों के बेचैन पैरों के पास किस प्रकार घूमती हुई आती है। देखो, पृथ्वी घूमती हुई बच्चों के बेचैन पैरों के पास आती है, काश से मतलब है बच्चों के पैर इतने गतिशील होते हैं, वे जब दौड़ते हैं, खेलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी स्वयं उसके पैरों के पास दौड़ती हुई घूमती हुई आती है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये हमारा पाठ पूरा होता है। एक बार आइए अभ्यास के प्रश्न देखते हैं। अभ्यास के प्रश्न, सबसे तेज बौछारे गई बहादो गया, पहली पंक्ति के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है, जो प्रकृति ने कवि ने परिवर्तन दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में करें। तो इसमें क्या बताओगे आप? इस कविता में उत्तर है इसका, इस कविता में कवि ने प्राकृतिक वातावरण का सुंदर वर्णन किया है। भादो माह में तेज वर्षा होती है, इससे बौछारें पड़ती है। बौछारों के समाप्त होने पर शरद का समय आता है, मौसम खुला हो जाता है। प्रकृति में निम्नलिखित परिवर्तन दिखाई देते हैं। सवेरे का सूरज खरगोश की आंखों जैसा लाल लाल दिखाई देता है, ये वे परिवर्तन आते हैं। शरद ऋतु के आगमन से उमस समाप्त हो जाती है, ऐसा लगता है कि शरद अपनी साइकिल तेज गति से चलाता हुआ आ रहा है। और इसके बाद वातावरण साफ धुला हुआ सा लगता है, धूप चमकीली होती है, फूलों पर तितलियों की मंडराती दिखाई देती हैं, ये सब वर्णन है। इसके बाद प्रश्न है प्यारे बच्चों, सोचकर बताइए कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज़, सबसे हल्का कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया है। तो यहाँ पर हम बताएंगे कि कवि ने पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज़, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग किया है। वह इसके माध्यम से पतंग की विशेषता तथा बाल सुलभ चेष्टाओं को बताना चाहता है। बच्चे भी इन हल्के होते हैं, उनकी कल्पनाएं रंगीन होती हैं, वे अत्यंत कोमल और निश्चल मन के होते हैं। इस तरह पतंगे भी रंग बिरंगी हल्की होती हैं, वे आकाश में दूर तक जाती हैं। इनके विशेषणों के प्रयोग से कवि पाठकों का ध्यान आकर्षित करना चाहता है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, बिंब स्पष्ट कीजिए। बिंब स्पष्ट करने हमें कौन कौन से बिंब, 3 बिंब बताए थे हमने आपको, स्पर्श बिंब, श्रव्य बिंब, दृश्य बिंब। तो आप बताएंगे इसके अंदर जो सबसे तेज बौछारे गई, तेज बौछारे दृश्य बिंब, सवेरा हुआ दृश्य बिंब, खरगोश की आंखों
जैसा लाल सवेरा, स्थिर दृश्य बिंब, पुलों को पार करते हुए दृश्य बिंब, अपनी नई साइकिल चलाते हुए, गतिशील दृश्य बिंब, घंटी बजाते हुए श्रव्य बिंब, और पतंग ऊपर उड़ सके गतिशील दृश्य बिंब। तो ये हो गए। और इससे अब इम्पोर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों, इससे अगला प्रश्न इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जन्म से वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचें कि कपास से बच्चों का क्या संबंध हो सकता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। कपास व बच्चों के मध्य गहरा संबंध है। कपास हल्की, मुलायम, गद्देदार व चोट सहने की सक्षम होती है। कपास की प्रकृति में निर्मल और निश्चल होती है। इसी तरह बच्चे भी कोमल व निश्चल स्वभाव के होते हैं। उनमें चोट सहने की क्षमता भी होती है। उनके शरीर में हल्का, मुलायम होता है। कपास बच्चों की कोमल भावनाओं व उनकी मासूमियत का प्रतीक होती है। और अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है, यहाँ इस पे देखेंगे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों की उड़ान का कैसा संबंध बनता है। बच्चों देखो, पतंग बच्चों की कोमल भावनाओं का परिचायक है। जब पतंग उड़ती है तो बच्चों का मन भी उड़ता है। पतंग उड़ाने के समय बच्चे अत्यधिक उत्साहित होते हैं। पतंग की तरह बाल मन में भी हिलोरे लेता है। वह भी आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहता है। इस कार्य में बच्चे रास्ते की कठिनाइयों को भी ध्यान नहीं रखते। इस प्रकार से इसकी विशेषताओं को उजागर किया गया है। इन आगे प्रश्न है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। छतों को भी नरम बनाते हुए, निशाओं को मृदंग की तरह, ढोल की तरह बजाते हुए, अगर वे कभी गिरते हैं, छतों के खतरनाक किनारों की ओर बच जाते हैं, तब तो और भी सूरज के सामने आते हैं। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का क्या तात्पर्य है, ढोल की तरह कैसे बजाते हैं। इसका तात्पर्य है कि पतंग उड़ाते समय बच्चे ऊंची दीवारों से छतों पर कूदते हैं तो उनकी पदचापों में से एक मनोरम संगीत उत्पन्न होता है। यह संगीत मृदंग की ध्वनि की तरह लगता है। साथ ही बच्चों का शोर भी चारों दिशाओं में गूंजता है। जब पतंग सामने हो तो बच्चों के दौड़ते हुए छत कठोर नहीं लगती। इसका कारण यह है कि इस समय पतंग पर सारा ध्यान होता है। इसे कूदते हुए छतों के खतरनाक किनारों का एहसास नहीं होता। हम पतंग के साथ भी खुद ब खुद महसूस करते हैं। और अंतिम प्रश्न इसमें, खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद दुनिया चुनौती का स्वयं को कैसा महसूस करते हैं। खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद हम दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को अधिक सक्षम मानते हैं। इसमें साहस व निडरता का भाव आ जाता है। हम भय को दूर छोड़ देते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपका यह एक वीडियो है। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने, समझें और प्रत्येक प्रश्न को और कविता की व्याख्या को समझना बहुत ज़रूरी है। तभी आप मन से प्रश्नों के उत्तर लिख पाएंगे। यदि आप कविता से मन से नहीं जुड़ेंगे तो आप नहीं लिख पाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद। अगले वीडियो आने तक इंतज़ार कीजिए।